तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल आई मेड फाउंडेशन में विथ योर फेवरेट सर आदेश तिवारी। तो बच्चों, 4 चैप्टर हिस्ट्री के हमने आईसीएसई के कंप्लीट कर लिए हैं। बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, जिसकी वीडियो आपने ऑलमोस्ट देख ली होगी आई थिंक, जहां पे हमने आपको ये भी बताया कि आखिर आपको बोर्ड की तैयारी करनी कैसे है। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5। हमने देखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्ली नेशनलिस्ट, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है। दो थोड़े से स्लो है बट आई थिंक हमारी स्पीड पकड़ेगी जरूर। तो आज हम लेके आए हैं आपका चैप्टर नंबर 5 फॉर क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री, दैट इज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में आपको पता होगा, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको जाके जरूर देखिएगा। तो इसमें हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो वो हिंदू मुस्लिम अपीजमेंट के कारण हो रहा था। मुस्लिम्स पार्टीशन ऑफ बंगाल को बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो अभी तक रिप्रेजेंटेड नहीं थे सही तरीके से, और उनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को खुश रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मुस्लिम लीग। कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और क्या कहानी थी इसके पीछे। ब्रिटिशर्स की कहानी तो आपको पता ही होगी कि वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, बट आखिर इनकी कहानी क्या थी, क्यों मुस्लिम्स अपने आप को अलग मान रहे थे। तो आइए पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को एकदम स्ट्रांग करते हैं। तो सबसे पहली बात थी कि क्यों आखिर मुस्लिम लीग बना। तो सबसे पहली जो कहानी बच्चों स्टार्ट होती है वो होती है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी से। यहां पे आपको दिख रहा होगा, जब ब्रिटिशर्स आए थे उस वक्त मुस्लिम रूलर्स ही थे हमारे पास। मुस्लिम रूलर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, मुस्लिम रूलर्स का मतलब हो गया कि औरंगजेब थे, बहादुर शाह जफर थे, मतलब मुगल रूल अभी अभी खत्म हुआ था। तो मुस्लिम्स को ये लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुस्लिम्स को दबाते हैं, अपोज करते हैं, तो ये हमेशा से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। उसी के साथ साथ ब्रिटिश ने मुस्लिम को हिंदू के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया था, क्योंकि उनका मानना था कि 1857 की जो मेजर अपराइजिंग हुई थी उसका रीजन यही थे। और तीसरी कहानी क्या हुआ कि 1870 के बाद ब्रिटिश ने अपना एटीट्यूड मुस्लिम्स की तरफ चेंज कर दिया, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि इंडिया में हिंदूज की जो कांग्रेस है वो बढ़ रही है। वैसे हिंदूज की नहीं थी, बट उनका मानना था कि कांग्रेस बढ़ रही है और इसे दबाने के लिए हमें एक अलग से रिफ्ट क्रिएट करना होगा। और वो रिफ्ट कैसे क्रिएट होगा, वो रिफ्ट तभी क्रिएट हो पाएगा जब हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि ये कम्युनल टेंशन में ही बिलीव करते थे। और बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, वीडियो के अंत तक वेट करें। तो ये सबसे पहला रीजन था जिसके कारण मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का आइडिया लोगों के दिमाग में आया। उसके बाद जैसा कि आपको पता है इनकी फेमस पॉलिसी कौन सी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो इन्होंने क्या किया, कैसे दिमाग में धीरे धीरे जहर बो रहे थे। 1871 में उर्दू को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया था मुस्लिम्स के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। और गवर्नमेंट मुस्लिम के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको एड भी प्रोवाइड कर रही थी। एड मतलब पैसा, हेल्प, जो भी प्रोवाइड हो सके, ताकि मुस्लिम के दिमाग में ये आए, जितने भी मुस्लिम्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस टाइम, कि ब्रिटिशर्स हमारे साइड में है। उसके बाद इन्होंने रिलीजियस हेट्रेड फैलाया हिंदूज के अगेंस्ट। हिंदूज में क्या फैलाया कि मुस्लिम रूलर जो थे वो प्लंडर्स थे, उन्होंने सारी चोरी की, सब कुछ अपने साथ ले गए। और मुस्लिम्स को क्या बताया कि जो हिंदू रूलर्स हुआ करते थे वो मुस्लिम्स के खिलाफ काफी क्रूअल थे। तो ये दोनों साइड जहर बो रहे थे। ये वो सीरियल वाली बुआ हो गई है, सीरियल वाली आंटी हो गई है, जो इधर उधर जाके कहती है देखा तुमने उसने क्या किया। तो वो कहानी यहाँ पे चल रही थी। और इन्होंने बहुत मेहनत की ताकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को जस्टिफाई करें। कैसे मेहनत की, इन्होंने मुस्लिम से बोला कि देखिए अगर बंगाल का डिवीजन हो जाएगा, बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा, तो वहां से जो पैसा आ रहा है वो आपको दबाने में लग रहा है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक। और इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम और सिख्स को एक नेशन की तरह ट्रीट नहीं करते थे, सेपरेट कम्युनिटी मानते थे। ये इनका मानना था कि अगर अलग अलग रखेंगे तो हमेशा लड़ाई होती रहेगी और हम पे ध्यान जाएगा ही नहीं। और इन्होंने कम्युनल हेट्रेड भी फैलाया। कैसे, प्रेस देखिए छपवाते थे, पोस्टर्स और लिटरेचर से। तो ये ऐसे काम नहीं कर रहे थे, एकदम संगठित होकर कर रहे थे कि भाई अलग किया जाए। और सबसे बड़ा कष्ट था रिलेटिव एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मुस्लिम्स की। देखिए हिंदूज ने तो वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, बट मुस्लिम्स इस चीजों से फियर करते थे, तो वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण
कहीं पे भी हायर पोस्ट पे कहीं भी मुस्लिम जनरली नहीं पहुंच पाते थे, जिसके कारण वो बहुत पीछे थे, तो उनको बेवकूफ बनाना आसान था। अभी के भी समय में आप देखेंगे जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। यही काम यहाँ भी हो रहा था। और इससे इन्हें क्या लग रहा था, मुस्लिम्स को क्या लग रहा था कि हिंदूज उन्हें दबा रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनका फेवर ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही चीजें नहीं पता थी कि काम कैसे चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं इनके देवता गुरु कह लीजिए सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ये ग्रेट एजुकेशनलिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। पहले इनका मानना था कि ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, हिंदूज हमें सही तरीके से सपोर्ट करेंगे। बट बाद में जब इनके दिमाग में भी वो जहर लगातार डाला गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश ने जैसी पॉलिसीज बनाई, इन्होंने डिक्लेयर किया कि हिंदू और मुस्लिम भैया बहुत अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। और इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया अलीगढ़ में। कब? 1875 में। 1875 में इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो वो सर सैयद अहमद खान ने ही बनाया था। इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन भी बनाया। कब? 1888 में। और इसका गोल क्या था? कांग्रेस को अपोज करना, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं, हिंदूज का सपोर्ट नहीं, बस कांग्रेस को अपोज करना, क्योंकि ये लोग मान रहे थे कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट काम करती है। इसका एक रीजन भी है कि ऐसा ये क्यों मानते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनका सॉरी मानना था कि हिंदूज की मेजॉरिटी है कंट्री में, और जैसे ही ब्रिटिश जाएंगे वो मुस्लिम्स को डोमिनेट कर देंगे। ठीक है, और इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल अगर चलता रहेगा तो मुस्लिम्स में एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आएगी। इसके बाद क्या रीजन हुआ? इरोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एक हिस्टोरियन थे जेम्स मिल, जिनकी फोटो दिखा रहे हैं। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, तीन अलग अलग पीरियड बनाए। ये नहीं बोला कि इंडिया में रूल चल रहा था, इन्होंने तीन अलग अलग पीरियड ही बना दिए भाई। एक ब्रिटिश पीरियड है, एक हिंदू पीरियड है, एक मुस्लिम पीरियड है। और उसके हिसाब से बताते गए। मुस्लिम्स को क्या बताते थे? देखो हिंदू पीरियड में मुस्लिम पे कितना अत्याचार हुआ, ब्रिटिश पीरियड में कितना अच्छा हो रहा है। फिर हिंदूज को बताते थे कि मुस्लिम पीरियड में देखो क्या हो रहा था, एकदम अत्याचार हो रहा था। तो हिस्ट्री को एकदम तोड़ मरोड़ देते थे, ताकि इनको समझ में आए कि पहले से वो चलता आ रहा है। ठीक है, और इन्होंने कंपोजिट इंडियन हिस्ट्री का आइडिया ही इग्नोर कर दिया। कंपोजिट मतलब एक साथ नहीं पढ़ते थे, अलग अलग पढ़ रहे थे। ठीक है, और असर्टिव नेशनलिज्म। देखिए जो मेन रीजन था जहां पे मुस्लिम्स को लगने लगा कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम्स के अपोज में है, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो असर्टिव नेशनलिज्म थे, उन्होंने शिवाजी और गणपति के फेस्टिवल जो थे, वो तिलक, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया था कि चलो इससे बढ़ाते हैं। बट उनका ऐसा मानना नहीं था, उनका ये मानना था कि इससे लोग एकजुट होंगे, छोटे छोटे फेस्टिवल से जो गांव के छोटे घर के लोग हैं या छोटी जगहों के लोग हैं वो भी एक साथ हो जाएंगे। बट वो किसी भी मुस्लिम फेस्टिवल को नहीं सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण मुस्लिम्स को लगा कि ये तो भाई साहब दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और इसके कारण और नेक्स्ट रीजन है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। इंडिया बहुत पीछे थी, आपको भी पता है, जॉब्स नहीं मिल रही थी। और मुस्लिम्स जो थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया था, डर के मारे या किसी भी रीजन से, जिसके कारण उनको हायर जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो उनको लग रहा था भाई साहब हम पीछे तो पहले से, हमको जॉब भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये इसलिए है कि हमने वेस्टर्न एजुकेशन नहीं लिया, बल्कि इसलिए है क्योंकि हिंदूज डोमिनेंट थे, क्योंकि हिंदूज तो वहां पे थे। ठीक है, और फिर इवेंट्स कैसे बना मुस्लिम लीग? तो सबसे पहले तो यही हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हुई। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है ना भाई, डोमिनो इफेक्ट होता है। आप रोज रोज पढ़ते जाएंगे, एक दिन आपका सब तैयार। आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, गायब। तो यूनाइटेड प्रोविंस में पेटिशन सारे ऑफिसेज में डाला गया कि उर्दू ही कोर्ट लैंग्वेज थी। वो तो थी, बट 1900 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया कि जितने भी पेटिशंस होंगे वो हिंदी में सबमिट होंगे, कोर्ट के अनाउंसमेंट, समन सब कुछ इंग्लिश हिंदी में होंगे, और कुछ अनाउंसमेंट और समन हिंदी और उर्दू दोनों में होंगे। अब जो मुस्लिम्स थे उनको लगा भाई हिंदू से हम कोर्ट लैंग्वेज हटा के उर्दू से हिंदी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हिंदूस के कारण हो रहा होगा। और इनकी तो सोची समझी चाल थी कि भाई बेवकूफ बनाओ। ठीक, अब जैसे ही एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन बना 1893 में, ये बना क्यों फाउंडेशन आई? ब्रिटिशर्स को कांग्रेस से डर लगने लगा, उनकी हालत गंभीर हो रही थी कि यार ये पावरफुल होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, तो अब लड़ाई करवाइए, उनके अगेंस्ट कुछ तो होना चाहिए। तब उन्होंने सपोर्ट किया एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन का।
ठीक है, ताकि इससे क्या हो, कांग्रेस को निगेट किया जा सके। यहाँ पे लिखा भी है, द प्रिंसिपल एम ऑफ द ब्रिटिश इन सेटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द कांग्रेस एंड टू प्रमोट लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम्स। देख रहे हैं आप लोग, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के बाद, ये अपने काम के लिए करते थे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, फिर अलीगढ़ पॉलिटिक्स आई, अलीगढ़ मूवमेंट से एक सेंस ऑफ लॉयल्टी आई मुस्लिम्स में कि चलो हमारे लिए भी काम हो रहा है, और कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो ये कहे कि अब हम इनके हिसाब से काम करेंगे। और नवाब मोहसिन उल मुल्क के डेथ के बाद सर सैयद अहमद खान के डेथ के बाद नवाब मोहसिन उल मलिक ने ये मूवमेंट कैरी आउट किया। ठीक है, बहुत रिसेंटमेंट हुआ था जो अलीगढ़ मूवमेंट जो था, उसमें हिंदी जब किया गया नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट हुआ था और कहा गया कि उर्दू को भी सेम इज्जत देनी चाहिए। ऐसी कोई बात थी नहीं, कोई दिक्कत हो नहीं रहा था। ठीक है, अब इनको लगा कि अब हमें भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दिमाग में क्या था कि कांग्रेस तो भैया हिंदू लोग का है, हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल आया। पार्टीशन ऑफ बंगाल में बेवकूफ बनाया जा रहा था कि देखो बंगाल में मुस्लिम्स ढेर सारे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे तो हिंदूज तुम्हें डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, मुस्लिम एक राष्ट्र होना चाहिए, राज होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। ठीक, यही बेवकूफ इनको बनाया जा रहा था। और तब आया मुस्लिम डेपुटेशन टू वाइसरॉय मिंटो। ये सबसे पहले कष्ट की बात थी मुस्लिम के द्वारा, जो मुस्लिम राष्ट्र अलग बना है उसके लिए। क्या था ये, एक मुस्लिम डेपुटेशन गया, ग्रुप गया, जिसको लीड कर रहे थे आगा खान, वो वाइसरॉय से मिले मॉर्ले मिंटो से। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपने सुना होगा, तो मिंटो जी से मिले थे 1 अक्टूबर 1906 को, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मिले थे। ठीक है, और इन्होंने अपने डिमांड रखे, क्या क्या रखे कि इलेक्टेड बॉडीज जो हैं, जो भी इलेक्टेड बॉडीज है उसमें मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर पे नहीं होगा, इंपॉर्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी चाहिए, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दीजिए भैया, प्रोविंशियल काउंसिल में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, मतलब मुस्लिम्स के लिए एक अलग से, उसी में नहीं रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे। और जब भी वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर नॉमिनेट होंगे तो मुस्लिम्स को प्रेफरेंस दीजिए आप, ये नहीं कि हिंदू को, मुस्लिम को प्रेफरेंस दीजिए। और मुस्लिम्स की सीट प्रिजर्व होनी चाहिए स्टेट सर्विस में, जैसे अभी यूपी पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है, स्टेट पीसीएस वैसे ही। और स्टेट्स को और ज्यादा एड देना चाहिए मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को। ये सारी बातें ब्रिटिशर्स ने मान ली। क्यों मान ली, क्योंकि उनको लगा कि भाई सही समय, ये एकदम सही समय है कि इनको अपनी तरफ कर लेते हैं, यही है भाई साहब हमारे। और सक्सेस हुआ मुस्लिम डेपुटेशन, और इससे मुस्लिम्स मोटिवेट हो गए कि भाई साहब अब तो रोला हो गया। तो डक्का के जो नवाब सलीमुल्ला थे, ये सब नाम आपको याद करने इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और बड़े बड़े पर्सनालिटीज, जो मुस्लिम पर्सनालिटीज थे उस वक्त के, उनको असेंबल किया डक्का में 1906 में। और इन्होंने सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स के लिए बनाने के लिए बात की, वो एक्सेप्ट हुआ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनता है। कब बनता है, 30 दिसंबर 1906 को। और इसमें प्रेसिडेंटशिप किसका था, नवाब सलीमुल्ला, और आगा खान को वहां पे इलेक्ट कर दिया गया कि ये मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट होने वाले हैं। यही आगा खान जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, इन्हीं भाई साहब ने बनाया। ठीक, अब मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव आप सुनेंगे आप घबरा जाएंगे, मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव सुनेंगे आप घबरा जाएंगे। इनके दिमाग में क्या था आपको पता चलेगा, ब्रिटिशर्स ने क्या डाला था आपको पता चलेगा। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जिससे बड़ा ही हार्म हुआ था, हमारी आजादी की लड़ाई थोड़ी लंबी चल गई थी। To protect and advance the political rights and interests of the Muslim and to represent their needs and aspirations to the government। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनको बताया जा रहा था, इनको दिखाया जा रहा था कि इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। And to prevent the rise of feeling of hostilities between Muslims of India and other communities। ये एक अच्छी बात थी, इनको लग रहा था कि, अच्छी बात वैसे नहीं थी क्योंकि इनको लग गलत रहा था, इनको लग रहा था बाकी सारे जो कम्युनिटीज हैं वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं और उसको प्रिवेंट करना चाह रहे थे, बट ऐसा था ही नहीं, ये इनके दिमाग में डाला गया था। अब लीग के बनने से इंडियन नेशनल मूवमेंट पे असर क्या हुआ, सबसे पहले लीग बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन लेना छोड़ दिया, और इसकी सारी पॉलिसीज जो बनाता था वो कांग्रेस के अगेंस्ट होती थी, ब्रिटिश के साथ। ठीक है, मतलब इनका सारा पॉलिसी जो होता था वो ब्रिटिशर्स बनाते थे एक तरीके से, जहां पे ये साफ जाहिर होता था
कि ये सारी पॉलिसीज कांग्रेस के अगेंस्ट बनाई जा रही है, ना ही मुस्लिम्स की तरफ। ठीक, गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड एक्सेप्ट कर लिया मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में 1909 में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और मुस्लिम्स के तरफ एटीट्यूड चेंज कर दिया 1910 के बाद। अब क्यों चेंज किया ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुस्लिम्स को कुछ और लग रहा था, इन्होंने क्यों चेंज किया उसके बारे में बात करते हैं। मतलब मुस्लिम्स की धारणा चेंज होगी। पहले उनको लग रहा था ब्रिटिशर्स उनको बचा रहे हैं, अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा इन्हें लगा कि ब्रिटिश जो मुस्लिम्स हैं वो टर्की के कैलिफ को अपना लीडर मानते हैं, और कैलिफ टर्की का जब वॉर हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया। टर्को इटालियन वॉर्स में 1911-12 में और बल्कन वॉर्स में भी सपोर्ट नहीं किया। इससे मुस्लिम्स को क्या लगा कि जो हमारे हेड हैं आप उन्हीं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करेंगे। तो यहां से उनका दिमाग बदलने लगा था कि नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स तो दोगले हैं। ठीक है, शब्दों के लिए सॉरी, बट बात सच्चाई है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था। इतने दिनों से बोल रहे थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल तुम्हारे फेवर में, और हटा दिया। तो इनको लगा कि भाई तुम पावरफुल होने के बाद भी हमारे हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हो। और जो यंगर जनरेशन थी उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, और फिर उन्हें पता चला कि इन्हें क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है ताकि हमारे ऊपर राज कर सके। कौन कौन से थे इसमें, कहां गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान और हबीबुर रहमान। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन टर्की के अगेंस्ट लड़ाई की। ठीक, और टर्की आपको बताया है कि मुस्लिम्स अपना हेड मानते हैं वहां के कैलिफ को। तो जैसे ही उनके अगेंस्ट लड़ाई की मुस्लिम्स को समझ में आ गया कि ये तो हमारी तरफ नहीं है। ठीक है, ये मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसके बाद से इनका मूड खराब होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने एक डिमांड की, बहुत खराब डिमांड थी, आई डेंट लाइक। कम्युनल अनरेस्ट क्रिएट किया गया और ब्रिटिश इंडिया को पार्टिसिपेट किया गया, पार्टीशन किया गया इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक, ये बहुत ही गलत काम हुआ था, और यहां पे ही मुस्लिम लीग की अंत होती है, क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट सबसे खराब काम कर दिया, पार्टीशन की बात कर दी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मुस्लिम लीग की जरूरत क्यों थी, मुस्लिम लीग बना कैसे, और लास्ट उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों आपका वन शॉट मुस्लिम लीग का। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपने 1 2 3 4 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे जरूर देखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।